नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल की तरफ से सबको मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, हमारा चैनल आपको एक दफा फिर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। होता ये है कि लोग कहते हैं हमने कर लिया, मगर कल भी एक दोस्त मिले तो उनको पता नहीं था कैसे सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले प्रोग्राम आपको मिलते रहे। अच्छा, ये प्रोग्राम जो हम करते हैं इसका मकसद ये होता है आज मुबारक के साथ कि लोगों के मसाइल भी इसमें शामिल किए जाएं। आज आपको मलेशिया की सूरत हाल से बताएंगे कि वहां पे लोग कितने परेशान हैं और कोई मदद करने वाला नहीं वहां पे। इस पे काफी दिनों से हमें इतला मिल रही थी और बेशुमार लोगों ने राब्ता भी किया। मैंने कहा हम करेंगे प्रोग्राम, तो आज एक दोस्त हमारे साथ हैं, वहां से पूछेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर ये बताइए कि मलेशिया में हमें इतला मिली है, लोगों ने बताया है कि लोग मर भी रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं और भी बेशुमार मसाइल है। इंसानी हकूक की तंजीमें भी वहां पे कोई खास मदद नहीं कर रही। तो थोड़ा सा बताएं कि क्या वजह है वहां पे, क्या हालात हैं? हालात यहाँ के तो बिल्कुल ठीक नहीं है। खास करके मेडिकल के जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं और काफी लोग हैं जिनको मेडिकल की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, लेकिन जो है वो प्रॉपर तरीके से मेडिकल की जो है वो सहूलियत नहीं मिल रही लोगों को, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और गुर्दे की बीमारियां हो गई और इस तरह की औरतों की मखसूस अमराज, ये काफी बीमारियां यहाँ पे, जिसकी वजह से रेफ्यूजीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ जो मेडिकल का सिस्टम है वो सारे अखराजात खुद बर्दाश्त करने पड़ते हैं? जी, कुछ केस ऐसे हैं जिनमें तो खुद ही बर्दाश्त करना पड़ता है सारा खर्चा। ठीक। और अगर किसी के पास कार्ड है या कोई पेपर है तो वो उसका हाफ तो हो जाता है। लेकिन ये है कि हॉस्पिटल में जो हालात आते हैं या वाकयात सुनने में आए हैं रेफ्यूजीज के साथ, जो यहाँ के मलेशिया के जो हॉस्पिटलों में अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। अच्छा, ये भी एक इतला हमारे पास है कि लोग वहां जाते हैं इलाज के लिए, किसी को हार्ट का मसला है, किसी कुछ और प्रॉब्लम है, तो उन्होंने भी कोरोना वायरस के चक्कर में डाल के तो वो कोई ना कोई ऐसा काम कर दिया जाता है कि दो जिंदगी से भी चले गई। ऐसा है, अभी कुछ दिन की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, एक दोस्त थे, वो बाईपास के लिए गए और डेथ उनकी कोरोना में हो गई। तो ये हालात हैं कि बेचारे हसरत ही लेके दुनिया से चले गए हैं। और मेरी उनसे जाती तौर पे बात भी हुई थी, रो भी रहे थे और दुआ के लिए कह भी रहे थे। तो समझ नहीं आई हमें कि उनको कोरोना कैसे हो गया। अगर एक आदमी के 8-10 बेड चेंज करवाएंगे और फिर कोरोना का जो है वो भी ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर जाहिर है डेथ तो होगी। तो हॉस्पिटलों में जो है रेफ्यूजीज के साथ अच्छा सलूक बिल्कुल नहीं किया जाता। और ये भी इतला हमारे पास है कि पुलिस भी अच्छा सलूक नहीं कर रही मलेशिया की जो सियासी पनाह वाले लोग हैं, खासकर पाकिस्तानी जो हैं। ये पाकिस्तानियों को तो खास करके वो टारगेट करते हैं और यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो तो बहुत ज्यादा तंग करते हैं रेफ्यूजीज को और पैसे भी लेते हैं। और पैसे जो हैं इस हद तक लेते हैं कि जो कमाया है, जो लेके आ रहा है साथ, वो सारा कुछ ले लेते हैं, निकाल लेते हैं जबरदस्ती। तो यहाँ पे जो है वो को पूछने वाला नहीं है, तो लोग डरते हैं अपनी जान छुड़वाने के लिए, तो पैसे देते हैं, कहते हैं इनसे बचें, अगर ये गिरफ्तार करेंगे, आगे जेलों में डालेंगे, जेलों में कोरोना वायरस है, तो कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए लोग डरते हैं और अपने पैसे वगैरह सारे दे देते हैं उनको और फिर आ जाते हैं मजबूर होके घर में वापस।
अच्छा सर, ये बताइए, इंसानी हकूक की बेशुमार तंजीमें हैं, मजहबी भी हैं, और दूसरे लोग कोई मदद करने नहीं पहुंचता वहां पे किसी किस्म की भी? ये इंसानी हकूक की तंजीमें बड़ी महदूद पैमाने पे जो है वो मदद करती हैं, इतनी ज्यादा नहीं करती। और कुछ जो है कि अवेयरनेस ना होने की वजह से लोगों को पता ही नहीं है कि किस तंजीम के पास जाना है, किस तंजीम के पास नहीं जाना। तो तंजीमें जो हैं वो भी बस सियासी एजेंडा लेके बैठी हुई हैं, और खिदमत खलक जो है वो तो कम ही है, बस सियासी एजेंडे होते हैं उनके अपने, ये हमारी समझ से बाहर है। अच्छा, ये भी पता चला कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसमें कोई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई आपकी? जी बिल्कुल, मेरी एक आदमी से मुलाकात हुई है, शादीशुदा है, और वो बेचारा हॉस्पिटल तक पहुंच गया। उसकी हालत ये थी कि वो चिल्ला रहा था, रो रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मुझे को पूछने वाला नहीं है। वो बुरे हालात में थे, और जब हॉस्पिटल ले गए तो उन्होंने कहा कि इसको अटैक हुआ है, नफ्सियाती तौर पे बर्दाश्त नहीं कर सका इतने प्रेशर को, तो इस वजह से इसके साथ ये मसला हुआ है। ज़हनी मसाइल बहुत ज्यादा है लोगों के यहाँ पे, और इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है। अगर जाएं हॉस्पिटलों में तो वो इनकार भी कर देते हैं, कुछ केसों का कहते हैं कि ये हमारे बस से बाहर है, आप पाकिस्तान वापस चले जाएं, वहां जाके अपना इलाज करवाएं। अच्छा सर, ये बताइए कि खवातीन भी इस तरह बीमार हो रही हैं ज़हनी तौर पे? ये खवातीन के जो मखसूस अमराज हैं गायनी के, और भी काफी ज्यादा जो यहाँ पे मलेशिया में ये शिकायतें हैं कि खवातीन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है खवातीन को, ज़हनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। अच्छा, ये भी इतला हमारे पास थी कि कुछ खवातीन भी जेल में रही हैं, फिर वहां पे जमानत बड़ी मुश्किल से होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक दो खवातीन का तो मुझे पता चला, जाती तौर पर मुशाहिदा भी है उनका, कि अरेस्ट हुई और पूरा एक साल अंदर रह के आई, और एक तो पिछले दिनों उनकी डेथ भी हो गई। उनकी डेथ तो इंजेक्शन जो लगा था वैक्सीन का, उसने रिएक्शन किया, लेकिन वो बच्चों वाली थी और जेल में रही, बच्चे उनके घर हैं, उनके खावंद हैं, बड़ी कोशिश करते रहे हैं, और तकरीबन काफी अरसे बाद उनकी रिहाई हुई है। अब देखने वाली और सोचने वाली बात यह है कि खवातीन कौन से जुराइम कर सकती हैं जिनकी वजह से उनको अरेस्ट कर लेते हैं और फिर बेवजह तंग करते रहते हैं और प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं कि खवातीन को डराते हैं। ये हालात तो मलेशिया में तो हैं। अच्छा सर, इसमें ये बताइए कि जिन लोगों के केस मंजूर हो जाते हैं वो भी उधर बेशुमार ऐसे लोग हैं, इंतजार हो रहा है, काफी स्लो काम हो रहा है उनके लिए भी। जी बहुत लंबे लंबे अरसे से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं। कुछ की रीसेटलमेंट हो चुकी हुई है। एक दोस्त है, उनके 12 साल उनको हो गए यहाँ पे, और उनकी रीसेटलमेंट जो है वो 2015 में हुई है, और अभी तक यूएनएचसीआर की तरफ से कोई उनको रिस्पांस नहीं दिया जा रहा। तो काफी लोग हैं जिनकी रीसेटलमेंट हुई है। आगे जो है वो यूएनएचसीआर वाले बस यही बहानाबाजी कर रहे हैं कि जी कोविड है, इसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे और हमें कोटे भी नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से प्रोसेस स्लो है। तो यूएनएचसीआर को बड़ा एक आसान सा बहाना मिला हुआ है, एमसीयू है और कोविड है। अगर कोविड है तो ये अभी अफगानिस्तान से इतने लोगों को उठा उठा के यूरोप वाले, अमेरिका वाले, कनाडा वाले, और यहाँ आपके इंग्लैंड में जी इतने लोगों को लेके आया। उनके लिए कोई कोविड नहीं है, बस जो मलेशिया में बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, उनके लिए कोविड है। अच्छा, ये बताइए सर कि जहाँ तक ये आपने बात की, मेरा काम तो नहीं रुका, कोई भी काम तो जो दफ्तर के वो चलते रहे हैं, क्योंकि उससे इतना बड़ा मसला नहीं बना। तो आपने जिस तरह बताया कि 12 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं, तो कोरोना तो 2 साल से, अभी 1.5 साल से ये तो इशू बना है ना, पहले तो नहीं था ये मसला ना। अच्छा, ये क्या वजह आपके ख्याल में कि ये प्रॉपर तौर पे अपनी ड्यूटी सही नहीं दे रहे ये लोग?
जी, ये अपनी ड्यूटी, इनका अमला चेंज हो जाना, या फिर ये कहना कि हमारे पास अमला कम है, या फिर ये बहाना कि हमें आगे से रीड सेटलमेंट नहीं मिल रही तो इस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे, ये सारी बहानेबाजी है। बाकी दुनिया में जितनी भी तंजीमें हैं वो ऑनलाइन काम कर रही हैं और उनके काम सारे वगैरह चल रहे हैं, लेकिन ये है कि बाकी जो कम्युनिटीज हैं, रोहिंग्या हैं म्यांमार वाले, या दूसरे सीरियन हैं या अफगानी हैं या दूसरी कम्युनिटी जो यहाँ पे हैं, उनको कोटा भी मिल रहा है और उनको अच्छा खासा कोटा मिल रहा है हजारों में। और जो पाकिस्तानी हैं उनको बस यही कोई 150 कोटा है, और वो भी उस कोटे में से भी अभी तक किसी की रीसेटलमेंट नहीं हुई, नॉर्मल रीसेटलमेंट किसी की नहीं हो रही। वो यही कह रहे हैं यूएनएचसीआर वाले कि आप अपनी कम्युनिटी के थ्रू स्पॉन्सर मंगवाएं या रिलेटिव्स को कहें, हमारे पास कोई ऐसे सोर्स नहीं है। वो साफ सीधा इनकार कर देते हैं और बड़ी सख्ती से भी कई दफा पेश आते हैं यूएनएचसीआर वाले। अच्छा, ये बताइए, एक वैसे ही मैं सवाल कर लेता हूं कि यहाँ पे हमारे अहमदी भी काफी तादाद में मौजूद हैं। ये जमात अहमदिया के लोग लगभग कोई 7-8 या हजार या 10,000 के करीब हैं। अच्छा। और काफी बड़ी तादाद में है यहाँ पे। अच्छा, ये तो बड़ी आपने बात बताई। तो ये लोग जो आपने तकरीबन 10,000 की तादाद बताई है, ये भी इन्हीं परेशानियों में मुब्तला है जो आपने बताई है? जी, खास करके पाकिस्तानी सारे ही। अच्छा। अहमदिया कम्युनिटी वाले और दूसरे भी जो हैं वो पाकिस्तानी खास करके यूएनएचसीआर के अताब का शिकार बने हुए हैं। इनके साथ ज्यादातर मसाइल हैं। बाकी कम्युनिटी जो हैं वो बड़ी एक्टिव हैं और उनके मसले मसाइल भी हल होते हैं। उनके जो है मेडिकल के भी मसाइल हल हो जाते हैं। उनको कहीं ना कहीं से मेडिकल असिस्टेंस मिल जाती है। लेकिन पाकिस्तानी है, मिलती तो है लेकिन ऐसे वो ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात है, इस हद तक मिलती है, ज्यादा नहीं। इसलिए पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो मेडिकल की वजह से बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार है। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाजरीन, लोग वहां पे कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, मलेशिया में कितनी तकलीफ में है पाकिस्तानी हमारे, और उनके क्या मसाइल हैं, इस पे आज मुझे प्रोग्राम इसलिए करना पड़ा कि बेशुमार लोगों ने मेरी तवज्जो दिलाई कि ये जनाब हालात हैं, हमारी कोई मदद नहीं पहुंच रही, हम पे यारों मददगार पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने चैनल के जरिए, क्योंकि ये खिदमत के लिए बनाया गया है, ताकि शायद हमारी आवाज कोई सुन ले और इन लोगों की भी मदद की जाए। जिस तरह नाजरीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। अच्छा, थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो ब्रेक से पहले बात हुई कि वहां पे 10,000 के करीब तकरीबन अहमदी भी हैं। अगर पाकिस्तान में आप देखें तो वहां भी मुश्किल का शिकार हैं ये अहमदी, और अपने ममालिक, अपने मुल्क को छोड़ के यहाँ पे आए हैं। जो वहां पे मसाइल हैं वो भी इसी तरह के ही है। वहां पे भी ना किसी अहमदी को अच्छी जॉब मिलती है, ना वो कोई अच्छी तालीम हासिल कर सकता है। जहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज में पता चल जाता है कि ये अहमदी है, लड़की है या लड़का, तो उनके लिए फिर परेशानी बन जाती है। सबके इल्म में है, जो लोग वहाँ पाकिस्तान में भी रहते हैं या दुनिया में रहते हैं, कि पाकिस्तान में ऐसे कवानीन बनाए गए अहमदियों के खिलाफ जो कि वैसे इंसानी हकूक के खिलाफ है, और वहां पे भी आज तक कोई इंसानी हकूक की तंजीम वो कवानीन खत्म करने में कामयाब नहीं हो सकी। अमेरिका जैसे ममालिक है, यूरोप जो भी, ऑस्ट्रेलिया, जितने ममालिक भी है, उनके लोग तवज्जो तो दिलाते हैं, मगर वो सिर्फ कह ही सकते हैं। लास्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ये बात उठाई गई कि वहाँ अहमदी जो है उनके साथ अच्छा सलूक नहीं होता। फिर ये लोग मजबूर हो जाते हैं कि अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाए, और वहां पे अब जो हालात है वो आपके सामने है। तो आगे इनसे थोड़ी सी और भी बातचीत करते हैं, मगर मैंने पाकिस्तान के बारे में इसलिए आपको बताया कि ऐसे ऑर्डिनेंस जारी किए गए हैं पाकिस्तान में, ऐसे लोग जेलों में पड़े हुए हैं, बेशुमार हमने प्रोग्राम किए इस पे भी, जिनकी जमानतें नहीं होती, और कोई छोटी सी बात भी हो जाए तो उनके ऊपर बड़े बड़े केस बना दिए जाते हैं। और फिर जो अदालतें हैं, जब वहाँ
जमानत के लिए जाते हैं तो तारीख मिल जाती है, तारीख पर तारीख। तो लोग बेकसूर जेलों में पड़े हुए हैं। ऐसे भी है जो 10-10 साल 12-12 साल बेकसूर पाकिस्तान की जेलों में पड़े रहे। अब ये लोग जब दूसरे ममालिक में गए, मलेशिया की बात ही कर लेते हैं, तो वहां भी इंसानी हकूक की तंजीमें जो है वो अपना काम, जो उनकी ड्यूटी है वो नहीं दे रही और कोई मदद नहीं कर रहे। हालांकि आपने देखा, जिस तरह सर ने बताया, कि बेशुमार लोग अफगानिस्तान के जब वहां देखा कि तालिबान ने दोबारा कब्जा कर लिया, तो सब ने कहा जी हम इन लोगों को ले लेते हैं, हम इनको ले लेते हैं, हम इनको ले लेते हैं। आज अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान में भी जो अहमदी है वो काफी मुश्किलात का शिकार है। मैं ऐसी तमाम तंजीमों से गुजारिश करूंगा, जो भी ये इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, जो भी इस तरह मदद कर सकती है, कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, खासकर अहमदी जो हमारे मलेशिया में है, उनको फौरी मदद की जरूरत है और आपको करनी भी चाहिए। जी अच्छा सर, ये बताइए कि ये रोजगार का क्या सिलसिला है वहां पे? रोजगार मिलता तो है, लेकिन यहाँ पे जो एजेंट माफिया है वो बड़े जालिम है। अच्छा। और फेक आइडियां, जाली आइडियां बना के लोगों को, जाली कंपनियां बना के तो उनको मुख्तलिफ इदारों में, फैक्ट्रियों में या प्राइवेट काम पे लगवाते हैं, और फिर आधा खुद खा जाते हैं और आधा जो है वो वर्कर को मिलता है। वर्कर के जो हकूक हैं वो तो पूरे मिलते नहीं हैं, जो लोकल को मिलते हैं, और वर्कर को बिल्कुल वो हकूक नहीं मिलते जी। और ना तो मेडिकल की सहूलत मिलती है, ना कोई ट्रैवल अलाउंस मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। बस आप तो एजेंट जो हैं वो देखते हैं कि ये आदमी रेफ्यूजीज है, तो उनको तो कई दफा तनख्वाह ही नहीं दी जाती। 2-2, 3-3 महीने उनसे काम करवाते हैं और उनको तनख्वाह नहीं देते, और फिर धमकियां देनी शुरू कर देते हैं और फिर डराते धमकाते हैं। रेफ्यूजीज डर के बेचारे चुप करके घर में बैठ जाते हैं। ऐसे बेशुमार वाकयात हैं। तो कुछ हैं, कुछ को काम मिलता है और फिर मजबूरी के तहत बच्चों का पेट पालने के लिए कम पैसों पे, कम उजरत पे काम करते हैं मजबूरी के तहत। लेकिन यहाँ पे रेफ्यूजीज को जो है वो काम करने की सहूलत खुल के नहीं है। पकड़े जाएं तो फिर जेलों में जाते हैं। अच्छा, जेल की बात आपने की, जो लोग वहां हमारे साथ कुछ प्रोग्राम किए थे वो बेचारे जेल में भी रहे थे, कि जेलों की हालत बहुत खराब है, पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर है वहां की जेलों की हालत। खवातीन पे भी तशद्दुद किया जाता है और मर्द तशद्दुद करते हैं। ये इस तरह हमें बताया गया था। इस पे एक हमारे दोस्त थे, ऑस्ट्रेलिया चले गए, उन्होंने खुद जेल में देखा ही, क्योंकि वो खुद जेल में रहे, बड़ी तकलीफ की जिंदगी गुजारी उन्होंने। तो अभी भी यही हालात है, जो लोग जेलों में जाते हैं उन पर तशद्दुद किया जाता है। बिल्कुल यही हालात हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि मलेशिया की जेलों में किसी को आराम सुकून से रहने दिया जाए। कोई भी अगर पकड़ा जाता है, पाकिस्तानी या कोई दूसरे मुल्क का रेफ्यूजीज कोई भी, तो वो ज़हनी मरीज बन के निकलता है बाहर। और हालात ये हैं, खाने पीने के इंतहाई गंदे मखदूश हालात हैं यहाँ की जेलों के, और सफाई का बड़ा नाकस इंतजाम। ये दुनिया की गंदी तरीन जेलों में शुमार किया जाता है मलेशिया की जेलों का। तो यहाँ पे इंसानी हकूक तो दरकिनार, यहाँ तो जानवरों के जो हकूक होते हैं उस जैसे भी हकूक नहीं मिलते यहाँ पे फॉरनर को, खास करके रेफ्यूजीज को। तो बड़े बुरे हालात हैं यहाँ की जेलों के। अच्छा सर, ये बताइए कि जब किसी की जमानत वहां पे करवानी होती है तो फिर पैसे नहीं है तो बंदा जेल में पड़ा रहेगा? बिल्कुल, ऐसे बहुत ज्यादा केस हैं जिनके पास पैसा ना होने की वजह से वो जेलों में गलते सड़ते रहते हैं 8-10 साल, 20 साल। इवन के मुझे एक मेरे पाकिस्तानी दोस्त ने बताया था कि 18 साल हो गए हैं एक पाकिस्तानी पड़ा हुआ है, उसके पास ना पासपोर्ट है ना आईडी कार्ड है, जिसकी वजह से वो अभी तक जेल में गड़ सर रहा है, शायद यहीं पे वो मरे। तो ये हालात हैं कि पाकिस्तानी एम्बेसी भी जो है वो पाकिस्तानियों की कोई इतनी खास मदद नहीं करती। तो यहाँ पे हालात जेलों के तो बहुत बुरे हैं, बड़े दर्दनाक यहाँ पे मुजालम होते हैं जी। अच्छा सर, ये बताएं कि वहाँ जो लोग रहते हैं
अगर उनका कोई रोजगार नहीं है तो वो फिर कैसे गुजारा करते हैं? बहुत मुश्किल है। और अगर तो किसी इंसानी हकूक की तंजीम तक उनकी रसाई हो गई तो उसकी तो मदद हो गई। अगर उसके पास कोई सोर्सेज नहीं है तो फिर तो वो भूख काटेगा। कुछ ना कुछ जो उसके पास है उससे सरवाइव करने की कोशिश करेगा। बहुत ज्यादा ये कोविड के दिनों में तो बड़े बुरे हालात रहे हैं लोगों के। खाने के लिए नहीं है, अगर खाने के लिए है तो चूल्हा जलाने के लिए सिलेंडर के पैसे नहीं है। सामान तो मिल गया, अब गैस सिलेंडर के पैसे कहाँ से आएंगे जिसमें खाना पकना है। तो ये हालात तो चलते रहे हैं। खाना तो किसी ने नहीं बना के दिया, सामान मिलता रहा है। काफी तंजीमों की तरफ से मिला भी है, कुछ लोगों को बहुत दफा मिला है और कुछ लोगों को एक एक दफा मिला है। तो शिकवा कना तो हैं, लेकिन सब्र करके बैठे हैं। बस सब्र के अलावा और कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे आप देखते हैं पाकिस्तानी हैं, वो क्या देखते हैं कि उनका मुश्किल क्या नजर आ रहा है उनको? वो भी जाहिर है तालीम का भी तो प्रॉब्लम है वहां पे ना। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं चाह भी रहा था कि आप इस मुतल्लक सवाल करें। यहाँ पे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गया है, बर्बाद हो गए हैं बच्चे। यहाँ पे जितने भी रेफ्यूजीज हैं सड़कों पे घूमते हैं या गलियों में घूमते हैं या घरों में बैठे हुए हैं। बड़े महदूद पैमाने तक तालीम मिल रही है। जिस तरह की एक आजाद मुआशरे में तालीम जिस बच्चे को चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रही यहाँ पे। लोगों के जो बच्चे अगर इस उम्र में पाकिस्तान में होते या किसी और अच्छे मुल्क में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, कनाडा में होते तो वो बच्चे आज बड़े अच्छे हाल में पढ़ रहे होते। तो यहाँ पे तो तालीम नहीं है, एक महदूद पैमाने तक तालीम है। कुछ वालिदैन मजबूर हो के घर का खर्चा चलाने के लिए अपने बच्चों को भी काम पे भेजते हैं। हालांकि वो बच्चे ऐसे हैं कि उनकी तालीम का टाइम है और वो जाके फैक्ट्रियों में धक्के खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 15 साल के, 16 साल के, इस तरह करके 12-12 साल के बच्चे भी जो हैं वो काम पे जाते हुए मैंने देखे हैं। तो अक्सर ये जो है वालिदैन जो है वो अपने घर का निजाम चलाने के लिए बच्चों को जो है वो काम की इस आग में झोंक रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरह आपने बताया कि छोटी उम्र के बच्चे, उनके पढ़ने के दिन और वो काम कर रहे हैं, फिर सड़कों पे आपको नजर आते हैं, तो कभी किसी तंजीम ने इस तरफ तवज्जो दी या इस तरफ कोई ऐसे मामला किए कि कोई बच्चों के बारे में कोई स्पेशल प्रोग्राम किए जाए ताकि इनको किसी तरह यहाँ पे एडजस्ट किया जाए, किसी तरह इनको स्कूलों में तालीम के लिए कोई ऐसे मदद की जाए ताकि वो भी तालीम हासिल कर सके? जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल के बच्चे हैं उनको तो कुछ मिल रही है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या कुछ जिनके पास सोर्सेज हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जी। यहाँ पे 1/10 तरह कह लें कि आप क्लासें होती हैं जी, लेकिन वो बच्चों को एक बुनियादी जो तालीम होती है वो नहीं मिल रही। और कुछ स्कूल कम्युनिटी वाइज बना के उनको चलाने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे जो है उनकी मिनिस्ट्री जो एजुकेशन है वो भी पूरी तरह जो है वो सपोर्ट नहीं करती। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी लेवल के जो स्कूल बनाए गए थे कुछ को खत्म करवा दिया गया। अच्छा। और कुछ के पास फंड ना होने की वजह से वो बंद पड़े हुए हैं और बच्चे जाया हो रहे हैं। और माँ बाप सबसे ज्यादा यहाँ मलेशिया में इस वजह से परेशान बैठे हुए हैं कि हमारे बच्चों के हम मुस्तकबिल के लिए और अपनी जान बचा के निकले थे, आज बच्चे हमारे यहाँ पे रुल गए हैं और कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा सर, ये तो बड़ी खतरनाक बात है क्योंकि जब बच्चे जो हैं उनको अच्छी तालीम नहीं मिलेगी, कल को अच्छी नस्लें, जब मसाइल ये भी हैं कि वो किस तरह अपनी नस्लों की तरबियत करेंगे, तो इससे तो काफी माशरे में और भी मसाइल पैदा होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी बातचीत चलेगी। नाजरीन, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग भी हमारी ये बात सुन रहे हैं पाकिस्तानी,
उनको चाहिए फौरी तौर पे हरकत में आए, अपने लोगों को वहां पे संभालें, अपने बच्चों को संभालें। ये हमारा सबका फर्ज है। और मेरा ख्याल है कि ये प्रोग्राम देखने के बाद कोई ना कोई जरूर उठेगा। हम भी इंशाल्लाह इनके साथ और भी प्रोग्राम करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद अभी बात जारी है। हमारा चैनल 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल, उसे सब्सक्राइब करें। लिंक तब्दील हो चुका है, लोगों को शायद इल्म नहीं है। ब्रेक के बाद